हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर। ये जो वीडियो है इसके माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा एक वर्तमान का मुद्दा जो कि आया है न्यूज़ में किस प्रकार से है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट, जिसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहा जाता है, हिंदी में इसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो कहा जाता है, 2017 का जो डेटा है उसे भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। ये जो डेटा है बताने की कोशिश करता है कि हमारे देश में सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है, ऐसे क्राइम को लेकर के कौन से राज्यों ने अच्छी सुरक्षा को लेकर के काम किया है समाज में, और कौन से राज्य इसमें विफल रहे हैं, ये सारी डेटा बताने की कोशिश करता है। तो ये जो डेटा है 2017 का जो प्रकाशित किया गया है, इसमें जो देश भर में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को शामिल किन को किया गया है। तो देखिए, इसमें हत्या, अपहरण, दंगा, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं, चाहे वो यौन शोषण हो या किसी अन्य प्रकार के शोषण हो, ये शामिल किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो लोग होते हैं उनके ऊपर जो अत्याचार होता है उसको शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में पहली बार आप देखेंगे कि साइबर क्राइम, जो इंटरनेट के माध्यम से जो क्राइम होते हैं, जो अपराध होते हैं, उसको शामिल किया गया है। गुमशुदगी के मामले जो होते हैं उसको भी ये शामिल किया गया है इस बार इसमें। और इसके माध्यम से एक पूरा सांख्यिकी एक डेटा बनाने की कोशिश किया गया है और इसको प्रस्तुत किया गया है इस पूरे रिपोर्ट में। और इनके साथ साथ कई प्रकार की जो खबरें होती हैं, जो अफवाहें होती है, उन अफवाहों के मामले में जो मामले उत्पन्न होते हैं जिनकी वजह से बहुत सारी घटनाएं घटित हो जाती है, उनके भी डेटा को इसमें कलेक्शन किया गया है। इसके साथ साथ ये जो डाटा है इसमें जो कलेक्शन किया जा रहा, तो इसमें लिंचिंग और धर्म के मामले में जो हत्या हुई हैं, खाप पंचायतों के नाम पर भी जो हत्या हुई हैं, इनकी भी डेटा इसमें कलेक्शन की गई है, लेकिन इसको प्रकाशित नहीं किया गया है एनसीआरबी की रिपोर्ट में। ये कुछ मीडिया सोर्सेज के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मतलब निकाला गया है, बताया गया है। तो अब हम बात करते हैं कि रिपोर्ट कब से प्रकाशित की जा रही है। तो देखिए, ये रिपोर्ट जो है गृह मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है ये। और ये जो डेटा है 1953 से ही प्रकाशित हो रहा है, लेकिन बीते कुछ समय से आप देखेंगे कि ये जो डेटा है, रिपोर्ट है, ये पब्लिश नहीं हो पा रही थी, पब्लिश इसे नहीं किया जा रहा था। इवन कहा जाए तो इसे ओपन नहीं किया जा रहा था इस डेटा को। इस में जो मतलब आंकड़े जुटाए गए हैं, इन आंकड़ों के आधार पर ऐसे कई मामले हैं जिसमें से कहा जाए तो ये सारे मामले ऐसे हैं जो कि आपसी, मतलब समझ सकते हैं ना, आपसी जो भाईचारे की भावना है उसको कई हद तक नुकसान पहुंचाते हैं। और ऐसे कई मामले ऐसे हैं जो कि मतलब आंकड़े और मामले ऐसे हैं जो गवाही भी देते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि ये घटनाएं हुई है, ये आपसी रंजिश, साजिश या अन्य विवादों की वजह से, एक दूसरे के खून के प्यासे हुए लोगों की वजह से भी उत्पन्न हुई है। लेकिन ये देखा जाए तो ये सब मामले जो होते हैं, मतलब छोटी छोटी सी बातों पर आपसी रंजिश बैठा लेना, ये एक स्वस्थ समाज के लिए अच्छा उदाहरण नहीं है। और जब आप समाज के एक अच्छे खासे ऐसे व्यक्ति हो जो कि जिम्मेदार हों, तब अगर यदि आप इस प्रकार के अनभिज्ञ कार्य करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि संदेह की नज़र में देखा जाने वाला काम कृत्य हो जाता है। और इन सारे मामले जो हैं, वह देश जहाँ पर आर्थिक स्थिति की जो सुधार है वो बहुत महत्वपूर्ण हो, और उन महत्वपूर्ण मुद्दों के बीच में यदि सामाजिक भावनाएं इस प्रकार से आ जाए, जो भारत जैसे एक बड़े देश, जो कि भारत एक बहुत बड़ा विकासशील देश है, उस विकासशील देश में यदि सामाजिक मुद्दे हावी हो जाते हैं अगर आर्थिक मामलों के ऊपर, तो कोई भी देश डेवलप नहीं कर पाता है। और वही वर्तमान में परिस्थिति हमारे देश के अंतर्गत है, ये दिखाने की कोशिश कर रही है पूरा डेटा। इस रिपोर्ट में अगर देखी जाए तो भारतीय समाज के जो वो चेहरे को भी दिखाने की कोशिश की है कि समझा, मतलब इतनी सारी रिफॉर्म सुधार करने के बाद भी लोग कुछ ऐसे हैं समाज के लोग जो उस सुधार को अनुचित मतलब दिशा में लेके जा रहे हैं, उसे उचित डायरेक्शन प्रदान नहीं करने दे रहे हैं। ये जो डेटा है, इस डेटा के माध्यम से अगर देखे गए ये तो 2017 में जो आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता, जिसे इंडियन पीनल कोड कहा जाता है, कि विभिन्न श्रेणियों में लगभग 50,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि 50,000 अगर मामले दर्ज किए जाते हैं तो उनसे जुड़े हुए लोग कितने होंगे, मतलब अगर एक व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो उससे जुड़े हुए लोग भी कई होंगे। तो भारत जैसे देश के लिए तो एक बहुत ही ज़्यादा भयावह स्थिति उत्पन्न करता है ये। फिर ये मामले जो हैं अगर आप देखें तो 2016 की तुलना में 2017 में जो डेटा आया है उसमें 3% की बढ़ोतरी हुई है। 3% की बढ़ोतरी होना, यदि अगर आप 50 लाख का 3% निकालेंगे तो ये बहुत बड़ा डेटा हो जाता है किसी भी सामाजिक सुरक्षा को लेकर के। फिर इसमें देखा जाए तो विशेष एवं स्थानीय कानून के उल्लंघन के मामले भी इसमें बहुत हद तक जुड़े हुए हैं। और जो कानून के उल्लंघन के माध्यम से अगर देख, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो बढ़े हैं, तो उनमें जो बढ़ोतरी हुई है वो 4.8% बढ़े हैं। इसमें दंगा, हत्या, लूट, अपहरण जैसे मामले शामिल किए गए हैं, जिसमें से देखा जाए तो केवल हत्या और दंगा के मामलों में थोड़ी सी बहुत कमी आई है, लेकिन लूट और अपहरण के मामलों में बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई है।
फिर यहाँ पर शेष अन्य घटनाओं में देखा जाए तो 2016 की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है। 2016 में जो मामले थे उनमें हत्या के जो मामले थे वो 30,450 थे, जो कि 2017 में थोड़ा बहुत कम हुआ है, 28,653 हुआ है। मतलब हत्या के मामले कम हुए हैं, नो डाउट यहाँ पर। फिर लेकिन अपहरण के मामलों में तेज़ी से वृद्धि हुई है। अपहरण के मामले यहाँ पर अकेले में देखा जाए तो 9% के आसपास इसमें वृद्धि हुई है, जिसमें से महिलाओं की जो अपहरण हुआ है वो लगभग 3 गुना ज़्यादा हुआ है। यदि एक पुरुष को यहाँ पर अपहरण किया गया तो उसके कंपैरिजन में 3 महिलाओं को यहाँ पर अपहरण किया गया है। तो अपहरण के मामले में वृद्धि हुई है, और खासकर महिलाओं में कि अपहरण में तो सुरक्षा की भावना यहाँ पर देखी जा रही है कितनी कमज़ोर है हमारे देश के अंतर्गत महिलाओं के प्रति। फिर ये जो सारा का सारा चीज़ें बताने की कोशिश करता है कि किस प्रकार से जो प्रशासन व्यवस्था है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है, वो किस प्रकार से उसको ठेंगा दिखाता हुआ प्रतीत होता है ये पूरा सिस्टम। फिर इसके बाद आप देखेंगे इस चीज़ों को लेकर के कि जो ताज़ा रिपोर्ट है, उस ताज़ा रिपोर्ट में महिलाओं में के खिलाफ जो अपराध हुए उनमें बहुत ही ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। 2017 में अगर देखा जाए तो प्रति अपराध में मतलब सामूहिक रूप से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और ऐसे देश में जहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि महिलाओं के प्रति किया जा रहा है, सामाजिक मुद्दों को सुधारने की बात की जा रही है, ऐसे भी विडंबना है कि हमारे देश में महिलाओं के प्रति अपराध में धीरे धीरे जो कमी आने की बात की जाती है वो कमी ना आने की वजह उसमें तेज़ी से वृद्धि हो रहा है। चाहे वो आपराधिक मामले हो, यौन शोषण के मामले हो, या फिर आप देखेंगे कि अपहरण के मामले हो। फिर तमाम कानूनी प्रावधानों के बावजूद भी इस प्रकार के जो व्यवहार के मामले आते हैं, ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं तरीके से एक बहुत बुरी स्थिति दिखाता है। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए उनमें कुल मामलों में मतलब उसका खुद का जो पति है वो और उसके रिश्तेदार जो है प्रताड़ित किए गए मामले ज़्यादा हैं। मतलब ये बताता है कि किस प्रकार से जो सुविधाएं हैं होने के बावजूद भी उनके से रिलेटेड जो व्यक्ति है, मतलब उनका जो पति हुआ या फिर उसके रिलेटिव्स हो गए, ये ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं महिलाओं को। ये पूरा डेटा के आधार पर इसमें बताया गया है। फिर यहाँ तक कि इसमें यह बताया गया है कि जो कुल मामले हैं उसमें पति और परिवार के द्वारा जो प्रताड़ित किए जाते हैं उसमें 100% में से लगभग 32% मामले खुद के परिवार के द्वारा प्रताड़ित किए हुए जनसंख्या के बराबर हो जाता है, फिर मामलों के बराबर हो जाता है। फिर जबकि अपहरण के मामले देखी जाए तो 21% है, और दुष्कर्म के मामले यहाँ पर 10% है। तो ये सारे चीज़ों को आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद सवाल ये भी होता है कि लगभग देश की आधी आबादी का मतलब पर जुर्म का सिलसिला ये इस प्रकार का है मामला जो कब तक थमेगा। ये सारे सवाल उत्पन्न करते हैं सारी सिचुएशंस कि आप इतने काम कर रहे हैं, इतना आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, फिर महिला सुरक्षा की बात करते हैं, और इसके बाद अन्य प्रकार की कोई योजनाएं चलाई जाती है, फिर भी ये सुरक्षा की भावनाएं जो है लोगों में क्यों नहीं उत्पन्न हो पा रही है, ये सारे सवाल उत्पन्न करते हैं। फिर 2016 के मुकाबले 2017 की अगर बात करें हम बच्चों को अपराध को लेकर के, तो उसमें आप देखेंगे कि 28% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनके खिलाफ भी अपराधों के मामले यहाँ पर बढ़े हैं, हम बिल्कुल नहीं मना कर सकते यहाँ पर, तो उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। फिर देश के में जो मतलब बच्चे हैं सुरक्षित माहौल उन्हें भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। फिर इसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है उनके खिलाफ भी जो अत्याचार के मामले हैं उनमें भी बढ़ोतरी हुई है। 2016 में थोड़ी सी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, इसके बाद भी हालांकि फिर ये हुआ कि 2000 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध जो भी अत्याचार निवारण के लिए जो रोकथाम के लिए जो कानून बनाया गया था, एट्रोसिटी एक्ट बनाया गया था, जिसे 2015 में संशोधित भी किया गया था और 26 जनवरी 2016 को इसे देश में लागू भी कर दिया गया था। इसके बावजूद भी सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के प्रयास किए जाने के बजाय उनके खिलाफ अत्याचार तथा आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है। SC ST के वर्ग के जो लोग हैं उनमें सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा जो प्रशासन के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो दिखाई नहीं दे पा रहा है सही से ग्राउंड लेवल पर। ये सारे मामले भी आप देखेंगे तो बहुत ही हद तक भयावह स्थिति दिखाता है। फिर इसके साथ साथ यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम इस प्रकार भी है कि ये जो आंकड़े हैं, ये जो रिपोर्ट है वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि कई हद तक ये प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। जैसे कि इस रिपोर्ट के माध्यम से भी बताया गया है कि दिल्ली और यूपी में ऑनलाइन शिकायतों की सुरक्षा के माध्यम से सुरक्षा थोड़ी बहुत बड़ी बड़ी हुई दिखाई देती है। देश में अपराध देखा जाए तो लगभग पहले के कंपैरिजन में इस बार थोड़ा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर IPC के अंतर्गत लगभग देखी जाए तो मामले तो 19 से मतलब यहाँ पर 19,44,465 ऐसे इस मामले हैं जो कि SLL मतलब टाइप के हैं, मतलब स्पेशल और लोकल लॉ के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आए हैं यहाँ पर। और फिर यहाँ पर अगर हम देखें पूरे महिलाओं के खिलाफ अपराध, तो यहाँ पर लगभग 3,59,849 मामले महिलाओं के खिलाफ आए हैं अपराध के मामले में। और इसमें से एक मतलब बस रेप की बात करें तो लगभग 32,599 जो मामले हैं वो रेप के दर्ज हुए हैं इस पूरे रिपोर्ट के माध्यम से।
और अब बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले की अगर मैंने जो बात करी थी, यहाँ पर 28% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उस 28% बढ़ोतरी में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो 10,221 मामले जो ऐसे हैं जो कि बच्चों के खिलाफ हैं, और 93.1% मामले ऐसे हैं जो कि यौन शोषण से जुड़े हुए हैं। और ये किन्ने किए हैं, ये मामले ऐसे हैं जिसे कि मतलब उस बच्चे से जुड़े हुए परिवार के किसी न किसी सदस्य ने किए हैं यौन शोषण। तो आप समझ सकते हैं कि पहचान के लोगों के द्वारा ही ये सारे मामले दर्ज किए गए हैं। और इन सारे मामलों में देखी जाए तो महाराष्ट्र 98% सबसे ज़्यादा मामले उसमें रहे। मणिपुर में सबसे कम रहा, लगभग 40% मामले ऐसे रहे। लेकिन मणिपुर की सबसे अच्छी बात ये रही कि वहाँ पे जो भी मामले हुए हैं लगभग 100% कह सकते हैं कि पहचान वाले लोगों के द्वारा ही किए गए थे। और लगभग यहाँ पर इस प्रकार की भी देखा जाए तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बताने की कोशिश कर पाती हैं कि किस प्रकार के मामले दर्ज हुए हैं। और यदि हम बात करें यहाँ पर अपराध के मामले में फिरौती को लेकर के, और जो यहाँ पर अपहरण किए गए हैं, तो अपहरण और फिरौती के मामले में लगभग 9% की बढ़ोतरी हुई है। जो मामले 95,893 सामने आए हैं। ये सारे लोग जो इनसे लोगों के प्रभावित होने वालों की संख्या की अगर हम बात करें तो 1,05,555 लोग इनसे प्रभावित हुए हैं। ये सारे मामले बताते हैं कि किस प्रकार से देश में समस्याएं अभी भी हैं, बनी हुई हैं। और दलित SC ST एट्रोसिटी एक्ट, इनके माध्यम से अगर मामलों की बात करें तो 43,203 केस दर्ज किए गए हैं। भ्रष्टाचार के मामले की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 462 यहाँ पर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज कराए गए हैं। फिर आर्थिक अपराध के मामलों में अगर हम बात करें यहाँ पर तो 1,48,972 मामले दर्ज किए गए हैं ऐसे आर्थिक अपराध को लेकर के। फिर अगर हम बात करें कि इंटरनेट के मामले की, तो इंटरनेट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो इंटरनेट के फैलते जाल के आधुनिकीकरण के कारण अपराधों में तेज़ी से वृद्धि हुई है। इसमें साइबर आतंकवाद, इंटरनेट पर अश्लील सामग्री डालना, फिर गोपनीयता का उल्लंघन, फिर सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य अपराधों में तेज़ी से इसमें वृद्धि हुई है। फिर 2017 के दौरान जो साइबर क्राइम हुआ था उसके कंपैरिजन अगर हम 2016 से केयर करें तो देखेंगे कि यहाँ पे 56% मामले दर्ज हुए हैं। वो 56% क्यों हुए, क्योंकि ये जो साइबर क्राइम है ये पहली बार इसका डेटा कलेक्ट किया गया है। तो पहला ये संस्करण था साइबर क्राइम को लेकर के, तो पहली दफ़ा ही इसमें 56% के मामले इसमें दर्ज किए गए हैं। ऐसे मामले हैं जो कि 21,796 में लगभग 12,213 मामले धोखाधड़ी से दर्ज हैं। तो कह सकते हैं कि लगभग 50% से ज़्यादा मामले धोखाधड़ी के दर्ज हैं, वो भी इंटरनेट की वजह से। इसके बाद 1,460 मामले यौन शोषण से संबंधित हैं इंटरनेट की वजह से। फिर रिपोर्ट में पहली बार शामिल किए गए फर्जी खबरों और अफवाहों से जुड़ी घटनाएं जो है के मुताबिक सबसे ज़्यादा घटनाएं मध्य प्रदेश में 138 घटनाएं हुई है, उत्तर प्रदेश में 32 घटनाएं हुई और केरल में 18 घटनाएं दर्ज हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट की वजह से इतनी सारी घटनाएं जो घटित हुई है उसमें मध्य प्रदेश कितना आगे, इन सारे राज्यों से कई गुना आगे है, क्योंकि इसका जो डेटा 3 डिजिट में आ रहा है और अन्य जो 2 राज्य हैं सेकेंड और थर्ड पे देखेंगे आप 2 डिजिट में आ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा आगे है इसमें मध्य प्रदेश, तो उसको बहुत ज़्यादा काम करने पड़ेंगे अपने इंटरनेट सिक्योरिटी को लेकर के। तो ये सारे मामले यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। फिर रेप के मामले पिछले 5 सालों में थोड़े बहुत कम हुए हैं। यहाँ पर राज्यों में सुशासन की व्यवस्था कमज़ोर हुई है, ये सारा रिपोर्ट बताने की कोशिश करता है। और सबसे ज़्यादा अगर यदि कोई प्रभावित राज्य रहा है तो वह रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जैसे कि वर्तमान में कुछ समय पहले ही 2-4 इस हफ्ते की बात करें अगर हम अक्टूबर के सेकेंड या थर्ड वीक की, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला भी गया है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कह सकते हैं कि जंगल राज चल रहा है। तो जंगल राज यूं ही नहीं चल रहा है, ये डेटा भी बताने की कोशिश करता है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से जो प्रशासन है, जो सुरक्षा व्यवस्था है और मैनेजमेंट है, पुलिस व्यवस्था है, वो किस प्रकार से फेल हो रही है, इन सारी चीज़ों को नहीं मैनेज कर पा रही है। फिर इसके बाद यहाँ सारी चीज़ों के साथ साथ ये जो डेटा है, ये डेटा बताने की ये भी कोशिश करता है कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें मैनेज हो पा रही है। इन सारी चीज़ों के साथ में एक और डेटा कलेक्ट किया गया था, लेकिन वो डेटा रिलीज़ नहीं किया गया है, और वह डेटा है लिंचिंग का। लिंचिंग और धर्म के मामलों से संबंधित जो रिपोर्ट होती है उसको ऐसे कलेक्ट तो किया गया था, लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया गया NCRB की रिपोर्ट में। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये NCRB के अधिकारी ने जो द इंडियन एक्सप्रेस का ने इंटरव्यू लिया था, तो उस रिपोर्ट में इनके द्वारा ऐसा कहा गया था। तो ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश करिए। और लास्ट टाइम पे अगर इंडिया में बात करें हम कि मॉब लिंचिंग की रिपोर्ट कब पब्लिश की गई थी, तो 2014 में मॉब लिंचिंग की रिपोर्ट से रिलेटेड रिपोर्ट पब्लिश की गई थी।
जिस समय लगभग 40 लोगों का मौत हुआ था वो मॉब लिंचिंग की वजह से हुआ था, और ये गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं जो कि संसद में के पटल में रखा गया था। फिर इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें हो गई, और हम इसको अगर कंक्लूड करें तो कंक्लूड करते समय ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पर मेंशन की हुई है, मैं उसको आपको रखना चाहूँगा जिसे आप अपने एग्जाम में कहीं भी कोट कर सकते हैं, ऐसे डिबेट में भी कोट कर सकते हैं। तो देखिए, बहरहाल शांति और सुरक्षा किसी भी सभ्य समाज की पहचान है कि दो महत्वपूर्ण पैमाने हैं, शांति और सुरक्षा। भय तथा अपराध मुक्त समाज का निर्माण किए बिना देश को सर्वांगीण विकास के पथ पर ले जाना मुश्किल है। बार्नेस और टोटर्स, ये दो कह सकते हैं कि दो एक बहुत बड़े समाजशास्त्री थे जिन्होंने हिंसा तथा अपराध को समाज का शाश्वत हिंसा हिस्सा माना है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर आप सुरक्षा शांति उपलब्ध नहीं कराते हैं तो किसी भी देश या समाज में डेवलप करना एक मुश्किल हो जाता है। इसके साथ अपराध की बढ़ती घटनाएं न सिर्फ चिंता का विषय है, बल्कि भारत जैसे एक बड़े आप देश में क्या जहाँ पर प्रेम, भाईचारा और सहयोग और मानवता की भावना है, उसमें निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। इन सारी चीज़ों के माध्यम से देखा जा सकता है, और ये जो संकेत आ रहे हैं ये अच्छे संकेत नहीं हैं। अगर हमारा समाज मौजूदा स्थिति में उभरने के लिए सार्थक प्रयास नहीं करता है तो इससे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राम राज्य तथा बाबा साहब अम्बेडकर के शोषण मुक्त समाज की कल्पना को साकार और करना मुश्किल और भी ज़्यादा हो जाएगा, और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इन सारी चीज़ों को उपलब्ध करा पाना। विडंबना एक ये भी है कि पारस्परिक सहयोग में वृद्धि, प्रेरक वातावरण के निर्माण तथा अर्थ मतलब अंतर्विरोध के दमन के बजाय हम एक ऐसा समाज माहौल तैयार कर रहे हैं जहां एक दूसरे के प्रति द्वेष, ईर्षा और कटुता के भावों जो हैं वो सारी तमाम चीज़ें और विसंगतियां जन्म दे रही हैं। इसके साथ हालांकि भय युक्त समाज के निर्माण का काम केवल कानून पर जोर देकर ही नहीं किया जा सकता। देश के हर एक नागरिक को अपना कर्तव्य निभाना होगा। संवैधानिक जो उसके दायित्व है, जो उसके नैतिक वैल्यू है, जो उसके ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, उसको निर्वाह करना पड़ेगा। यदि वह इन सारी चीज़ों को निर्वाह करने में सफल नहीं हो पाता है तो भारत तथा को जिस प्रकार से हम अपराध मुक्त समाज बनाना चाहते हैं वह कतई संभव नहीं हो पाएगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश को, समाज को स्वस्थ और खुशहाल बनाए, देश को डेवलप, आर्थिक रूप से मजबूत और नैतिक रूप से एक जिम्मेदार बनाए, तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। यदि वह समझने में असफल होता है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यह एक सामूहिक रूप से एक फेल दर्शाता है पूरे देश में रहने वाले लोगों के प्रति। सो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने आपके सामने जो डेटा रखा है ये डेटा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और एक इसने स्थिति बताने की कोशिश की होगी कि जो सामाजिक मुद्दे हैं उससे हम किस प्रकार से लड़ें और हमारे देश को एक अग्रणी श्रेणी में ले जा करके खड़े करें, ऐसे पॉजिटिविटी के साथ एक कह सकते हैं यहाँ पर कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में, जहाँ पर देश में सामाजिक सुरक्षा हो, जहाँ पर देश में आर्थिक रूप से सभी लोग संपन्न हो, और इसके बाद उसमें नैतिक वैल्यू हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आई होगी और आप भी इन सारी चीज़ों को लेकर के एकदम पॉजिटिविटी के साथ काम करेंगे। और इसके बाद ये सारी रिपोर्ट को लेकर के आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं आप उनको अपने कमेंट सेक्शन में दीजिए, ताकि हम समझ सकें कि आप किस प्रकार से सोचते हैं इस पूरे डेटा और रिपोर्ट को लेकर के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।